हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने उस दिन सेक्शन पढ़ाया था पार्ट 1 वसीयत का। आज मैं आपको उत्तराधिकार का दूसरा लेक्चर दे रही हूँ। देखिए, उत्तराधिकार के सामान्य उत्तराधिकारी कौन कौन उसके जनरल उत्तराधिकारी होते हैं। यूपी रेवेन्यू कोड में धारा 108 में बताया गया है। धारा 108 सब क्लास 2 सब क्लास ए में कि जब कोई पुरुष जोतदार निर्वसीयती मतलब बिना वसीयत के मरता है और अपने पीछे धारा 108 क्लास 2 सब क्लास 1A से F तक के कोई उत्तराधिकारी छोड़कर मरता है, कौन, निर्वसीयती मतलब बिना वसीयत किए, तो उन सभी को इस संहिता के सामान्य नियमों के अधीन रहते हुए जोत में अंश प्राप्त होगा। ये उत्तराधिकारी निम्न है। कौन कौन से उत्तराधिकारी हैं हम देखते का करके। धारा 108 सब क्लास 2 सब क्लास ए के उत्तराधिकारी कौन है। पहले उसकी विधवा में वो उत्तराधिकारी आएगी जो पुरुष जोतदार की धर्म पत्नी है, लेकिन सन 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व यदि किसी पुरुष जोतदार ने कई विवाह किए हैं तो सभी पत्नियां धर्मपत्नी की श्रेणी में आएंगी, क्योंकि 1955 जब एक्ट बन गया उसके पहले एक पुरुष जोतदार कई शादियां करता था। और आप लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि पहले एक पुरुष को 2-3 पत्नियां होती थीं, ठीक है। तो विधवा में वो सारी पत्नियां मानी जाती हैं, लेकिन जब से 1955 का एक्ट लागू हो गया तब से एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो 498 IPC के तहत उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। इसलिए अब आज के ज़माने में आप लिविंग में तो रह सकते हैं, लेकिन आप एक साथ 2 पत्नियों के साथ पति के रूप में 2 पत्नियों के साथ एक साथ नहीं रह सकते। तो ये पहले की बात है। तो उनमें क्या होता था, विधवा को शेयर मिलता था, उसमें जितनी विधवाएं आती थी एक शेयर मिलता था, उसमें वो लोग अपना डिवाइड कर लेती थी। अब देखिए विधवा में क्या क्या नहीं है। विधवा में उपपत्नी नहीं आएगी, ठीक है। विधवा में तलाकशुदा पत्नी नहीं आती है। संहिता के अनुसार कोई भी विधवा अपने पुरुष जोतदार से तभी हित प्राप्त करेगी जब जोतदार के मरने के दिनांक पर या उसके पश्चात विधवा हो और पुनर्विवाह नहीं की हो। यदि विधवा जोत प्राप्त कर लेने के पश्चात पुनर्विवाह करती है तो धारा 109 के अनुसार उत्तराधिकारी से वंचित हो जाएगी। जोत पुरुष जोतदार के जीवित उत्तराधिकारी उसको प्राप्त करेंगे। अविवाहित पुत्रियां, देखिए अनमैरिड डॉटर 2 में आती हैं। अविवाहित पुत्रियां पुरुष में जोतदार के सभी दत्तक पुत्री आती है। मतलब इसमें क्या है, अविवाहित सभी पुत्रियां सगी और दत्तक दोनों आती हैं। इसमें दत्तक भी सगा पुत्र पुत्री के लाइन में आते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती गौरैया बनाम कधोरा के बाद में 1966 में कहा था कि अविवाहित पुत्री में तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियां भी शामिल हैं। ये बात कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। श्रीमती रजबन वर्सेस रहीम बक्स में निर्धारित किया गया था कि तलाकशुदा पुत्री अविवाहित में नहीं आती है। तो कंट्राडिक्टरी है। कोई देखिए, हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट है उसमें क्या लिखा है, जुडिकेचर लिखा है, द जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका मतलब हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ जहाँ जुडिकेचर का प्रयोग किया गया है वो साम्या के न्यायालय हैं। तो जजेस के व्यूज़ होते हैं। जज को इतनी बड़ी पावर दी गई है हाई कोर्ट में कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी कभी जज होते हैं वो परिस्थितियों को देखते हुए अपने मन से अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए वो लॉ को फॉलो करते हैं, साथ साथ वो मर्सी को भी फॉलो करते हैं। इसलिए कभी कभी किसी केस में किसी को बिना लॉ के भी उसको मर्सी के आधार पर उसको रिलीफ मिल जाती है, और किसी किसी केस में लॉ पे ही वो अटक जाते हैं। तो ये जजेस का व्यूज़ होता है। कोई जज बहुत लिबरल होते हैं, कोई जज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जो थे उन्होंने ऐसा कहा, सेकंड ने उसको इग्नोर किया। लेकिन आप लिखेंगे अविवाहित पुत्री में विवाहित पुत्री शामिल नहीं है, ये आप लोग क्लियर जान लीजिए। इस केस में कहा गया था कि आपको इतना डिटेल लिखना हो तो आप इस केस का वर्जन दे सकते हैं। पुत्र में सगा और दत्तक दोनों पुत्र आते, साथ साथ गर्भस्थ पुत्र भी उसमें आता है। लेकिन परमेश्वरी भगत के केस में कहा गया था कि पुत्र में सौतेला और अधर्मज पुत्र शामिल नहीं है। धारा 114(6) के अनुसार पुत्र में हत्यारा पुत्र भी शामिल नहीं है।
शरणपाल वर्सेस केला देवी के वाद में यदि कोई विधवा दत्तक ग्रहण करती है तो ऐसा पुत्र उसके पति का पुत्र समझा जाएगा और संपत्ति में हक प्राप्त करेगा और ऐसे सभी दत्तक पुत्र वैध पुत्र समझे जाएंगे। महेंद्र पार्वत व चकबंदी उपनिवेशक में कहा गया था कि गुरु और शिष्य पिता पुत्र भी समझे जाएंगे। पुरुष जातीय वंशज से तात्पर्य होता है सभी उत्तराधिकारी जो पुरुष वंश के सीधे क्रम में आते हैं और उनमें कोई स्त्री बीच में नहीं आती, ऐसे उत्तराधिकारी में पुत्र पौत्र प्रपौत्र शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक माता और पिता आते हैं 2B में। उसके बाद धारा 108 2D में विवाहित पुत्रियां भी उत्तराधिकारी हैं। 108 2E में भाई और अविवाहित बहनें जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र पुत्री अधिकारी हैं। उसके बाद पुत्र की पुत्री मतलब पौत्री है। फिर पिता की माता और पिता की पितामही और पितामह भी हैं। फिर धारा 108 2H में उत्तराधिकारी पुत्री का पुत्र भी आता है मतलब नाती भी आता है। विवाहित बहनें भी आती हैं। सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की पुत्री है आती है। बहन का पुत्र भांजा भी आता है। सौतेली बहन का पुत्र जहाँ बहन उस मृत पिता की पुत्री भी आती है। भाई के पुत्र का पुत्र भी आता है। पिता के पिता के पुत्र और माता के पुत्र भी आते हैं। ये आपका रहा वसीयत का सेकंड चैप्टर। अब मैं इसका एक पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ाऊँगी। महिलाओं के उत्तराधिकार के क्या नियम हैं इसको भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मेरे चैनल से बने रहिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अदरवाइज़ मैं क्या कह सकती हूँ।